कि रवनीत बिट्टू जो कि पंजाब से आने वाले नेता हैं, सरदार जी हैं, उनको भेजा गया बंगाल के चुनाव में। और बंगाल के चुनाव में उनको कहाँ फोकस करने को कहा गया? भवानीपुर फोकस करने को कहा गया। क्यों फोकस करने को कहा गया भवानीपुर? वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जैसे बीजेपी को ये समझ में आया कि इतने वोटर्स यहाँ सिख कम्युनिटी के भी हैं, संख्या बड़ी नहीं है लेकिन जितनी है उनको चिन्हित करके, उनको टारगेट करके, और रवनीत बिट्टू को ये कहा गया कि आप गुरुद्वारा के मार्फत वहाँ पर जब जाते हैं तो लोगों से मिल रहे हैं तो बातचीत करें, वहाँ उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्योंकि वो लगातार सरकार में हैं और सरकार के कामकाज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बोला गया कि अलग अलग छोटी छोटी टीम बनाकर और उनके बीच बताएं कि नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा काम कर रहा है, कई राज्यों में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो बंगाल में भी वो काम करेगा अगर आप लोग डबल इंजन की सरकार बना दे तो। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी के एक सांसद, उनको बुलाया गया वहाँ पर, पता चला कि ब्रिज क्षेत्र के बहुत ज़्यादा वोटर हैं। संख्या के हिसाब से अगर आप बात करें तो कोलकाता में तकरीबन 20,000 के आसपास वो होगी। इनफैक्ट वहाँ पे एक बड़ी चाय की श्रृंखला है, उनके जो ऑनर है वो ब्रिज क्षेत्र से ही आते हैं। तो उस तरह के वोटर्स को उनका सम्मेलन बुलाया गया और वहाँ पर ये ब्रिज क्षेत्र के अगर सांसद हैं तो वहाँ पर जाकर बोलना। तो पर्सनल टच वाले जो इक्वेशन होते हैं ना, बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश की, खास तौर पर सेकेंड फेज में, जिससे उसके आंकड़े उसके पक्ष में आ सके। ठीक है, वही बात तुषार भी कर रहे थे। तुषार, यानी कि जो सीटें आपने 53 बताई हैं कि जो बीजेपी को हर हाल में क्रैक करना जरूरी है अगर उससे वो मैजिक फिगर पाना है, तो उसमें ज्यादातर सीटें सेकंड फेज वाली हैं जो अभी तक बीजेपी के लिए एक तरह से अभेद किला माना जाता है। और यहाँ पे देवेंद्र भी बता रहे हैं कि एक रणनीति पूरी ऐसी बनाई थी कि नंबर भले ही 2000 हो, 5000 हो, लेकिन रीच आउट सबको करना है, उनका मन बदलने की कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि मामला पूरा 3 से 4% के वोट स्विंग पे टिका हुआ है। देखिए, ऊपर से कई विश्लेषक कहते थे कि वेव इलेक्शन है, यहाँ तो भाजपा आराम से जीत जाएगी। ये गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। शायद भाजपा ने भी इस सबक को समझा है 2021-2024 के बाद। यहाँ अगर आप बूथ लेवल पर जाके एक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते। टीएमसी ये 15 साल करती रही है, उनका एक मशीनरी था, क्या था, कैसा था, उस पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाजपा को ये इलेक्शन जीतना है। उनके लिए जरूरी है कि जो एक फोर्ट्रेसेस है सेकंड फेज में, प्रेसिडेंसी रीजन में, उनको जीता जाए। अगर आप 2021 के रिजल्ट का मैप बनाएं, ये सेकंड फेज की सीटों का, ऑलमोस्ट सारी सीटें टीएमसी की हैं। भाजपा की वहां गिन के 4 या 5 सीटें, कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास। 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी कुछ सीटें इधर स्कैटर्ड है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। साउथ 24 में तो एकदम साफ है। तो वही चीज है कि अगर बूथ लेवल पे मैनेजमेंट की जाएगी तो संभव है। और यहाँ पर ये 50 सीटें, तभी मैं बार बार घूम फिर के जी पे आ जाता हूं कि आप नहीं चाहते कि कल जब 12 बजे है टीएमसी का आंकड़ा कहीं 150 160 हो, भाजपा का आंकड़ा कहीं 125 135 पर, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वहां से कम बैक करना लगभग असंभव होगा। ठीक है अजीत जी, आप तुषार जी की बात से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब सब लोग कह रहे थे कि वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है, जनता उठ खड़ी हुई है, आप बार बार बड़ा अप्रीहेंशन रख रहे थे कि ये इतना वेव वाला चुनाव नहीं है। अब तुषार भी वही बात कर रहे हैं कि भाई ये बाकी स्टेट जैसा नहीं है, यहाँ बीजेपी का एक लेगेसी संगठन या नेचुरल वोटर नहीं है, और इसीलिए बंगाल का अब फाइनल, अब भाई कल सुबह का इंतजार करना है। फाइनल असेसमेंट आपका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, अभी भी आप कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है? नहीं, देखिए, हम लोग जो जिस दिन बात कर रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन तो हम लोग सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहे थे, क्योंकि वही टॉकिंग पॉइंट था, वही रेफरेंस पॉइंट था हम लोग के सामने। उसके पहले और दूसरी चीजों पर हम लोगों ने बात की थी, फेज वाइज बात की थी, रीजन वाइज बात की थी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने बात की थी। उस दिन जो आंकड़े आए थे उस टॉकिंग पॉइंट पर, उस रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, और आंकड़े इतने क्लोज थे कि कोई वेब इलेक्शन उसको नहीं कर सकता था। जो आंकड़े हम लोग के सामने थे, मेट्राइज के आंकड़े थे 41.8 और 42.5, मतलब 1.7% वोट का अंतर बताया गया था उस आंकड़े में। और ये भी था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 4% ज्यादा है, और ओवरऑल वोट परसेंटेज में महिलाओं का वोट 1.5% ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। तो वेब इलेक्शन तो किसी तरह से नहीं था। उस आंकड़े पर भी बात करें, उस रेफरेंस पॉइंट से बात करें हम लोग, और वैसे भी हर व्यक्ति जिससे हम लोगों ने बात की और जब हमने बात की लोगों से वहां, तो अंडर करंट की बात तो लोग कह रहे थे, लेकिन एक ओवर द ग्राउंड कोई ऐसा माहौल दिख रहा है, वो माहौल की बात नहीं थी वहां। हाँ, पहले राउंड के बाद हम लोगों ने देखा था, देवेंद्र जी वहां थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने कहना शुरू किया, और फर्स्ट फेज से इनको जो फीडबैक मिली कि
वहां से लीड मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और तब लड़ाई में आने की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आ गई है फर्स्ट फेज के बाद। अन्यथा सेकेंड फेज में तो जो अभी बात कर रही थी आप आज की 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें से भी 9 सीट सिर्फ एक जिले की है, नादिया की, बाकी तो है ही नहीं। साउथ 24 परगना में कोई सीट नहीं है, कोलकाता में कोई सीट नहीं है, हावड़ा में कोई सीट नहीं है, हुगली और पूर्वा वर्धमान आप जोड़ लीजिएगा तो 18 सीटें पूरी होती है। तो वहां गेन करना था, वहां बड़ी नजदीकी लड़ाई थी, पहले मतलब नजदीक लड़ाई ले आनी थी, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था वहां। तो ये एक मुश्किल टास्क था जिसको अभी हम सुन रहे थे, देवेंद्र जी ने बताया कितना बारीक मैनेज किया वहां। लेकिन समस्या ये है जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी वहां टारगेट ही 70% वोट को कर रही है, 30% वोट तो टारगेट कर ही नहीं रही है। तो ये 30-70% में से आपको ले आना है जीतने लायक वोट, और ममता बनर्जी 100% को टारगेट कर रहे हैं।